अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर मोहम्मद फैसल। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की डेफिनेशन, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्टर, उसका पीरियोडिक ट्रेंड और पॉलिंग स्केल क्या है और मिल्टन स्केल क्या है, इसको बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डेफिनेशन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड वो वाले हमारे पास कंपाउंड होते हैं जिनमें एक कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो दो तरह के होते हैं, पोलर होते हैं, एक हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। पोलर वो होते हैं जिनमें हमारे पास हेटेरो एटम हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का जो हमारे पास डिफरेंस हो, यानी कि हमारे पास जो हेटेरो एटम, जो डिफरेंट एटम के दरमियान जो बॉन्ड होता है हमारे पास पोलर होते हैं। और जो अगर हमारे पास सेम एटम के दरमियान होमोएटॉमिक अगर हो तो वो हमारे पास मोस्टली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, जैसे हम यहाँ पर एक हेटेरो एटम मैंने लिया है, यहाँ पर H और Cl लिया है, तो क्लोरीन के लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के लास्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वजह से ये हमारे पास इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होता है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। तो ये जब हमारे पास इन दोनों का आपस में शेयरिंग होती है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए आपस में शेयर करता है। तो ये जो शेयर पर इलेक्ट्रॉन जो इसका और एक इसका जो होता है, वो एक क्लोरीन अपनी तरफ इस शेयर पर इलेक्ट्रॉन जो है उसको अपनी तरफ ज़्यादा अटैक करता है, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो इस क्लोरीन की तरफ ज़्यादा क्या हुआ होता है, ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आता है, पार्शियली पॉजिटिव आता है, पोल्स बनते हैं, जिसकी वजह से हम इनको पोलर कहते हैं। तो ये जो एबिलिटी थी, ये जो हमारे पास टेंडेंसी है किसी भी बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी, जो एबिलिटी है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पॉलिंग जो बंदा था, पॉलिंग वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, जिसने 1932 के अंदर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन जो है वो हमें बताई थी। उसके मुताबिक ये था, द रिलेटिव टेंडेंसी और एबिलिटी टू बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। किसी बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी होती है, जो टेंडेंसी होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहला ये है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो हमारे पास डिफर करती है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से। बेटा ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में ये होता है, कोई हमारे पास आइसोलेटेड गैसेस एटम होता है, उसमें के वैलेंस शेल के अंदर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जितनी ज़्यादा वो जल्दी से एक्सेप्ट करता है उतना उसमें से हीट ज़्यादा रिलीज होती है। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये है कि कोई आइसोलेटेड एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है कि हमारे पास कोई बॉन्डेड एटम क्या करता है, वो सिर्फ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक्सेप्ट करता है, ये अट्रैक्ट करता है। ये आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, ये बॉन्डेड फॉर्म में होता है। तो ये डिफरेंट है इसमें। इसके अलावा ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि हमारे पास जो क्लोरीन है या कोई कार्बन है वो किस के, बाकी जो उसके साथ मालिक्यूल या एटम है वो किस तरह के हैं, उस हिसाब से ये डिपेंड करेगा। इसको हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है, ये कोई इसका यूनिट नहीं होता। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सबसे पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो फॉलोइंग बंदे ने हमें दी थी वो हमारे पास 4 है, और जो सबसे कम जो हमारे पास है वो सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम भी कहते हैं, मोस्टली फ्रांसियम होता है, लेकिन सीजियम भी लिखा होता है, क्योंकि सीजियम और फ्रांसियम दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7 है। इस वजह से हम कहते हैं हाईएस्ट फ्लोरीन की है और लोएस्ट सीजियम या फ्रांसियम की है। उसके बाद ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने बताया था, हमने पूरा इसके ऊपर टॉपिक पढ़ा था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेशन इफेक्ट के ऊपर हमने पूरा एक लेक्चर हमने दिया हुआ है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना, यानी कि जितना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा अटैक कर रहा होगा, उतना वो दूसरे किसी बॉन्डेड एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ क्या करेगा, ज़्यादा अटैक करेगा। तो जितना इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा उतनी उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एटॉमिक रेडियस जितना साइज बड़ा होगा उतनी उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम है, तो वो दूसरे वाले को भी क्या करेगा, कम अटैक करेगा। इसका मतलब ये है कि एटॉमिक साइज जितना ज़्यादा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो उतनी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। इस तरह अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑन आयन की, तो हमारे पास चार्ज 2 तरह के हो सकते हैं आयन के ऊपर, या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा किसी एटम के ऊपर उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू वो ज़्यादा होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, हमारे पास अगर ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज होगा उसका मतलब है उसका साइज़ क्या होगा, स्मॉलर होगा, क्योंकि जितना हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलते जाते हैं उतना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा निकलने से उसका साइज़ कम हो जाता है।
और जितना साइज़ कम होगा उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फेरस और फेरिक लिखा हो तो फेरिक जो हमारे पास जो होते हैं उनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी और फेरस की क्या होती है, कम होती है। इस तरह लेड +2 है, लेड +4 है, तो जहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ज़्यादा होगी, जैसे +4 है, वहाँ पर वैसे हमारे पास उसका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी साइज़ कम होगा और साइज़ कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो इस Pb+2 यानी लेड +2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो अगर नेगेटिव चार्ज है वो उसके इन्वर्स यानी इन्वर्स रिलेशन होता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना उसका मतलब है साइज़ क्या होता है, लार्जर होता है। मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन न्यूट्रल फॉर्म में लिखा, एक नेगेटिव चार्ज लगाया, 2 नेगेटिव चार्ज लगाए, तो इसका साइज़ सबसे लार्ज है, इसका साइज़ उससे कम है और सबसे साइज़ कम इसका है। तो साइज़ लार्ज होने की वजह से न्यूक्लियस करेक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो सबसे क्या होगी, कम होगी, सबसे ज़्यादा होगी इसकी, उससे कम इसकी और सबसे कम होगी इसकी। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो नेगेटिव जो चार्ज होते हैं उसके साथ जो इन्वर्स रिलेशन में होती है। हाइब्रिडाइजेशन भी एक फैक्टर है जी। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp होती है, sp3 होती है, sp2 होती है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है s करैक्टर के ऊपर। जितना s करैक्टर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होता है उतना हमारे पास जितनी हाइब्रिडाइजेशन उसमें s करैक्टर ज़्यादा होगा उतना उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो जैसे हम कार्बन की बात करें सिंगल बॉन्ड में, तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर sp2 होगी और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर sp होगी। यहाँ पर जो sp3 के अंदर जो s करैक्टर होता है वो सिर्फ 25% होता है, जो डबल बॉन्ड के अंदर sp2 के अंदर हमारे पास 33.3% होता है, और कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारे पास वहाँ पर जो है इसका करैक्टर क्या होता है, sp जो होता है वो हमारे पास 50% होता है। 50% s होता है, 50% p करैक्टर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर इथेन की बात करूँ तो यहाँ पर मैं इथेन की बात करूँ और यहाँ पर मैं इथाइन की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी देखूँ तो इसमें कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.48 होती है। यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.75 आ रही है। एस करैक्टर बढ़ने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ गई। यहाँ पर एस करैक्टर जो है वो 50% होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो और बढ़ गई। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या मॉलिक्यूल कौन से हैं, उस हिसाब से भी क्या करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, इफेक्ट करती है। तो ये आपने याद रखना है कि जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उतनी हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू कम, और जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उतनी हमारे पास जो है वो उसका साइज़ कम और उतना उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा, और जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना साइज़ ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू उतनी कम। इस तरह हाइब्रिडाइजेशन ये हमारे पास हमने डिस्कस किया कि फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं और हमारे पास उसका डेफिनेशन क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या होता है ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर। जी तो बेटा हम पीरियोडिक ट्रेंड की तरफ बात करते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड हम लोग देखते हैं कि ग्रुप के अंदर उसका ट्रेंड क्या है और हमारे पास पीरियड के अंदर ट्रेंड क्या है। जैसे मैं बताया कि अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से उसका साइज ऑफ एटम जो होता है वो क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमने फैक्टर पढ़ा था कि जब हमारे पास एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब हमारे पास कम होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो इन्हीं दो फैक्टर की वजह से साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज होती है ग्रुप के अंदर। पीरियड्स की अगर हम बात करें तो जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करती है और हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जब हम इंक्रीज होती है किसके अंदर, पीरियड के अंदर, जब हम लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं, बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है इसके लिए 2 स्केल्स आए। किस तरह हमें पता चला कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 4 है, ये वैसे आर्बिट्रेरी है, हम लोगों ने सपोज की हुई है। तो इस वजह से कुछ मेथड्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने निकाला था। तो सबसे पहले पॉलिंग आया, उसके बाद मिल्किन्स, और इनके आपस में इनका क्या रिलेशन है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। जी तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट है पॉलिंग स्केल और मिल्किन स्केल। यानी कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पढ़ रहे हैं आजकल कि फ्लोरीन की 4 है, जो इस तरह ऑक्सीजन की 3.5 है, सीजियम और फ्रांसियम की 0.7 है। ये हमारे पास स्केल किन लोगों ने दिए थे? तो सबसे पहले मुख्तलिफ लोगों ने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फाइंड कर रहे थे, लेकिन जो सबसे पहले पॉलिंग जो है उस बंदे ने जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की डेफिनेशन भी की थी और एक स्केल दिया था, वो ऑन द बेसिस ऑफ उसने बॉन्ड एनर्जी दिया था।
उसका कहना ये था कि हमारे पास जो दो एटम जैसे ए और बी हमारे पास हैं, इनको आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ए भी बनता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है इसकी ए बी की, वो असल में हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होना चाहिए किसका, इस ए का और बी का। यानी कि इस ए बी की जो बॉन्ड एनर्जी हम निकालें और इसका इन दोनों का हम ज्योमेट्रिकल मीन निकालें तो हमारे पास ये आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है बेटा, मैथ के अंदर आप पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीन होता है कि किसी भी आप जो हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट दिए हों जैसे x1 x2 x3 सो ऑन, तो आप इन सारों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, x1 x2 मल्टीप्लाई x3, और जितनी नंबरिंग से आप मल्टीप्लाई करते हैं उतना हम उसकी क्या ले लेते हैं जी 1/3 1/4। इस तरह अगर हम 4 लेते हैं 1/4 उसके हम पावर का इन्वर्स लेते हैं यानी 1/3 1/4 सो ऑन। इस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 4 और 8 का मैंने अगर निकालना है ज्योमेट्रिकल मीन, तो ज्योमेट्रिकल मीन होता है 2 × 4 × 8। अब 3 डिजिट थे तो उसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँगा 1/3। तो इसी तरह इसने कहा कि ये जो बॉन्ड एनर्जी होती है इस ए बी की, वो असल में क्या होगा, इस ए का और बी का क्या होगा, हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो पॉलिंग सजेस्ट दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए एंड जो हमारे पास ए बी इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जो है हमारे पास एनर्जी ऑफ ए बी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ ए एनर्जी ऑफ बी, और उसको हमने क्योंकि दो चीज़ों को हमने मल्टीप्लाई किया तो उसको मैंने पावर ले ली 1/2। इसके मुताबिक अगर ये वाला हमारे पास दो एटम ए और बी इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम अगर होती तो हमारे पास ये जो बॉन्ड एनर्जी इसका और इसका आंस क्या आता, इक्वल आता। लेकिन जब देखा गया तो जो ज्योमेट्रिकल मीन का जो एवरेज आ रहा था हमारे पास वो इससे क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था। इसका मतलब ये था कि जो ए और बी है इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में क्या है, फ़र्क है। जो डिफरेंट एटम है तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। फिर इसने कहा कितना डिफरेंस आ रहा है, तो उसने फिर क्या किया, उसने डेविएशन की फॉर्म में लिखा। जब डिफरेंस निकाला तो उसने इस वाली वैल्यू को ला के इधर यानी इस टोटल में से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। वो जो हमारे पास डिफरेंस आया उस डिफरेंस यानी जितनी एनर्जी का डिफरेंस आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल 2 आ रहा था या 3 आ रहा था, जितना भी आ रहा था, उस वाली जो हमारे पास डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें आयोनिक करैक्टर को थोड़ा बहुत आया तो उसको हम आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। जो इस यहाँ पर डिफरेंस आता था, फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू अगर 4 है तो इसकी 2 है तो 4 - 2 को जवाब जो 2 आता है वो हमारे पास आयोनिक रेजोनेंस एनर्जी है। इसका मतलब ये था कि इससे हम लोग, इसने फिर कहा कि हम लोग जो है इस वाली वैल्यू से है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को फाइंड कर सकते हैं। तो इसने एक फार्मूला दिया, फॉर एग्जांपल एक्स ए इज़ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ए और एक्स बी इज़ द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ बी। इसमें जो ए है दिस इज़ द रिप्रेजेंट द अनाइन, क्योंकि अनाइन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। जैसे HCl की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो Cl है वो अनाइन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और बी यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कटाइन है जो हमारे पास यहाँ पर ये हमने ले ली। इक्वल होगा डेल ओवर 96.5 किलो जूल पर मोल ऊपर पावर 1/2 है। इसमें 96.5 क्यों हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ या डिवाइड किया है, उसका वजह यह है कि हम लोगों ने इसी वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेना है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 96.5 किलो जूल पर मोल में होता है। तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेने के लिए उस वाली वैल्यू को हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया 96.5 किलो जूल पर मोल से। तो इस तरह से हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यानी पॉलिंग का यही कहना था। मिल्कन जो है उसने भी एक स्केल दिया, अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हमें पता है, तो यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का साइन जो होता है वो इस तरह से हमारे पास ये मतलब इसको साइड फॉर्म में कहते हैं या फाई भी बोलते हैं, पाई भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ये वाला साइन हमारे पास होता है। आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास इससे जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का क्या है जी, हमारे पास जो मिल्कन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो हमारे पास इस तरह से आ जाती है। जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मिल्कन और पॉलिंग का आपस में कंपेयर किया तो मिल्कन ने जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी निकाली थी वो हमारे पास पॉलिंग ने जो मालूम की थी उससे 2.8 टाइम क्या थी, ज़्यादा थी। तो अगर हम लोगों ने मिल्कन के मेथड से कोई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी फाइंड की है उसको पॉलिंग में चेंज करने के लिए हम उसको 2.8 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बन जाती है फिर किसकी जी, पॉलिंग की। अगर हम इसको 2.8 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर मैंने इसको लिखा है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ पॉलिंग और ये 2.8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो बराबर किसके आ गया, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ओवर 2। और ये किसके बराबर है, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये मिल्कन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के क्या इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि जो मिल्कन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो 2.8 टाइम ज़्यादा होती है किससे जी, पॉलिंग की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी से। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का टॉपिक को ख़त्म किया। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, फिर हमने उसके फैक्टर्स को देखा, फिर हम लोगों ने उसका पीरियोडिक ट्रेंड देखा और लास्ट में हम लोगों ने उसके स्केल्स देखे जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था
जो हमारे पास पॉलिंग स्केल हमने डिस्कस किया, और लास्ट में हम लोगों ने मिल्टन स्केल को हमने क्या किया था, डिस्कस किया जी। तो होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग उसको हम स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।